Welcome to EduBoom EdTech India. You are watching Expert Biology with Manisha Bedi, and the topic for the video is today we are going to talk about stamen, microsporangium and pollen grains. Okay, all about the male reproductive part of the flower. Okay. Sporangium and pollen grains. Okay. सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज स्टेमन. हमें पता है स्टेमन के बारे में ऑलरेडी हमने बात करी थी इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. मैंने 4 एसेंशियल रूल्स, 4 एसेंशियल ऑर्गन्स के बारे में बात करी. ठीक है, जहाँ पे मैंने सेपल, पेटल और स्टेमन और कार्पल और पिस्टिल की बात करी थी. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव 2 एसेंशियल ऑर्गन्स टू रीड अबाउट. द फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द सेकंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेमन के बारे में. ठीक है, स्टेमन के बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन पॉलन ग्रेन्स के बारे में. सबसे पहले समझते हैं स्टेमन होता क्या. तो हमें पता है कि जो स्टेमन है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ओके, इसमें 2 पार्ट्स होता है. वो क्या है? एक होता है इसमें एंथर और एक होता है इसमें फिलामेंट. ठीक है, अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियोस की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखें और समझें, जहाँ मैंने स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करती है. ठीक है, तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. वन इज एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट. अब फिलामेंट किसको बोलते हैं? फिलामेंट जो होता है ना, एक लॉन्ग जो स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग slender stalk like structure. ठीक है, that is known as filament. ठीक है, और एंथर क्या है? एंथर इज एक बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, that is considered as एंथर. यहीं पे आपको pollen grains दिखाई देते हैं. ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखने का मन है तो हिबिस्कस का फ्लावर या रोजा सिनेसिस जिसको बोलते हैं उसको तोड़ो. ठीक है, जो दुर्गा माँ पे चढ़ाया जाता है उसको तोड़ो, आप उसको तोड़िए एंड देन उसको उसके उस फ्लावर के हर एक पार्ट्स को स्टडी करें. ठीक है, तो आपको उसमें दिखेगा एक लॉन्ग ऐसे स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लंबी लंबी सी जा रही होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जा रही होंगी और उसके ऊपर एक छोटे छोटे से बाइलोब स्ट्रक्चर होंगे. तो ये जो 2 छोटे बाइलोब स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज एंथर, उनको बोलते हैं एंथर. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट. तो बेसिकली स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. अब ये जो फिलामेंट होता है ना, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी मैंने ये बात कि जो फिलामेंट होता है ये किससे अटैच्ड होता है. तो याद रखना है कि फिलामेंट इज अटैच्ड विथ थैलेमस और दी पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो फिलामेंट इज अटैच्ड विथ थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स. ओके, अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो क्या है? एक बात आपको याद रखना है कि हर एक फ्लावर में, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स में व्हाट हैपेंस कि नंबर ऑफ स्टेमन और ये जो लेंथ होता है स्टेमन का, ये क्या करता है? दोनों ही चीजें वैरी करती हैं. ठीक है, इट वैरीज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. जरूरी नहीं कि हिबिस्कस में आपको 5 to 7 स्टेमन्स मिल गए तो दूसरे फ्लावर में भी आपको 5 to 7 स्टेमन्स मिले. इट्स नॉट पॉसिबल. और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो लेंथ ऑफ स्टेमन जो इसमें हिबिस्कस में जो लेंथ होगी स्टेमन की वो दूसरे फ्लावर में भी उसकी सेम लेंथ हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वैरीज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. यू कैन से स्पीसीज टू स्पीसीज. ऑब्वियसली बाय स्पीसीज टू मीन डिफरेंट फ्लावर्स. ओके, नाउ जनरली क्या होता है कि हमने बात करी कि एंथर जो होता है इट हैज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर. जब ये डायग्राम बनाते हैं हम तो इसको कुछ ऐसा सा ही दिखाते हैं. ठीक है, इसको बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं. तो एंथर इज कंसिडर्ड एज
अ बाइलोब स्ट्रक्चर। इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है 2 लोब्स हो, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर एक लोब में क्या होता है, ईच लोब हैज 2 थेकास, ठीक है, 1 थेका 2 थेकास ईच लोब, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है। दूसरी बात ये हो गई कि ईच लोब हैज 2 थेकास, ठीक है। इसीलिए हम लोब्स को क्या बोलते हैं, लोब को हम बोलते हैं कि लोब्स आर डाइथेकस, लोब्स आर ऑफ डाइथेकस नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट तो समझ आएगी कि एंथर जो होती है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, और दोनों लोब्स में 1 लोब 2 लोब, दोनों लोब में क्या है, ईच लोब हैज 2 थेकास, ठीक है, 2 थेकास हैं दोनों लोब्स में, हेंस नोन एज डाइथेकस। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों जो लोब्स होते हैं, कभी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे कुछ अलग से ऐसे करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो लोब्स होते हैं दे आर सेपरेटेड, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है बीच में, इसको हम बोलते हैं, दिस इज दे ईच लोब्स आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। ये दोनों ही जो लोब्स है ना, ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से सेपरेटेड होते हैं, ओके। ना अगर हम बेसिक एंथर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो एंथर जो होता है ना, एंथर इज 4 साइडेड, और इसको हम बोल सकते हैं कि इट हैज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं, 4 microsporangia which is present at each corners of each theca। अब हमने पहले ही बता दिया था कि जो एंथर होता है वो बाइलोब नेचर का होता है, एंथर ऐसा लाइक बाइलोब स्ट्रक्चर जैसा देखने को मिलता है। अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर तो दोनों ही लोब्स हैं, कितने लोब्स हैं, तो 2 लोब्स होते हैं, इसलिए बाइलोब्स। अब ये दोनों लोब्स जो होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, वो भी बता दिया मैंने। अब दोनों लोब्स में अगर मैं एक लोब का बात करूं तो ईच लोब हैज 2 थेकास, 1 थेका 2 थेकास, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ऐसे कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर जो होता है ना वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, इट इज कंक्लूडेड एज एन टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज सेड टू हैव अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, व्हाई, बिकॉज इट एक्चुअली कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज। कहाँ पर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियाज, तो ये जो मैं बोल रही थी कि हर एक लोब में हर एक लोब में क्या होता है, 2 थेकास होते हैं, 1 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं हर एक कॉर्नर्स में, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट एट ईच corners of each thecas. How many thecas are there? There are 4 thecas, 2 in each lobe, okay, they make 4 thecas. So I hope this part is clear to you, hence it is concluded as a tetragonal structure. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, अब हमने ये तो समझ में आया कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इनके अंदर, यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, आगे जाके डेवलप करते हैं, किस में, आगे जाके दे डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। तो अगेन जैसा कि हमने बताया कि एक टिपिकल अगर स्टेमन की बात करें तो इट हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। दिस इज लाइक आई एम शोइंग यू बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। तो क्या है, एक हो गया एंथर, सी दिस आर लाइक बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, 1 और 2, ठीक है। और ये जो थेकास होती है, ये जो बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड बाय अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, से डिफरेंशिएटेड होते हैं। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। अब हमने क्या बोला कि ये जो एंथर होता है बेसिकली कैसा सा होता है, तो इट हैज़ अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इट हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज। हमने बोला कि ये जो एंथर कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये कुछ ऐसा सा होता है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, लाइन ऑफ डेहिसेंस आप ये देख सकते हो, ये बीच में लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने एक चीज़ ये पढ़ा कि
एंथर बीइंग अ बाइलोब स्ट्रक्चर हैज 2 लोब्स, और हर एक लोब में क्या होते हैं, 2 थेकाज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 2 थेकाज में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है एट ईच कॉर्नर। यू कैन सी हर एक कॉर्नर्स पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होकर डेवलप करता है, क्या बनाता है, पॉलन सैक्स बनाता है, ठीक है। पॉलन की बोरियां, सैक्स क्या है, बोरियां जैसा कुछ बनाता है ये, ठीक है। और उसी बोरिया में क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आई होप बाय डायग्राम ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि एंथर इज अ बेसिक tetragonal like structure consisting of these 4 microsporangia present at each corners of each thecas, 1 2 3 4. Each lobe has 2 thecas comprising and making 4 thecas. Now each thecas have microsporangia at their corners. Okay, now we're going to read about microsporangium. Okay, तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, ठीक है। स्टेमन के बारे में तो समझ में आ गया, स्टेमन में आपने पढ़ लिया एंथर के बारे में। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ना बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम सबसे पहले तो नियरली सर्कुलर होता है। अगर कोई पूछे कि शेप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या शेप क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो यू विल हैव टू राइट दैट इट इज नियरली सर्कुलर, ठीक है, इट इज नियरली सर्कुलर। नाउ अब ये नियरली सर्कुलर होता है शेप का एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में ना 4 लेयर्स होते हैं। अब वो 4 लेयर्स क्या होते हैं, तो पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, ठीक है। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, ओके। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ लेयर इज टेपेटम, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो शेप है इट इज नियरली सर्कुलर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 4 लेयर्स। इसमें क्या होता है, तो 4 लेयर्स होते हैं। वो 4 लेयर्स क्या है, तो पहली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, सेकेंड जो है वो एंडोथीशियम है, थर्ड इज द मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज द टेपेटम, ओके। नाउ इनका फंक्शंस क्या होता है, तो ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर है, ये जो 3 लेयर्स है ना, ये 3 लेयर्स जो होते हैं ये तीनों के तीनों होते हैं प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। अगर इनकी फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, उनका फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको, अल्टीमेटली किसकी बात करने वाले, पॉलन ग्रेन्स को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब टेपेटम क्या है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम तो डेवलप करेंगे पॉलन सैक्स में ना, और यही पॉलन सैक्स के अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। तो अब नाउ सी, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, तो वो नियरली सर्कुलर होता है। सी उसका ऐसा कुछ शेप होता है, नियरली सर्कुलर, सर्कुलर जैसा मतलब आसपास, बट नॉट सर्कुलर, ओके। अब इनके क्या होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, तो 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स हैं, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टेपेटम। अब जो ये पहले 3 लेयर्स हैं ये कैसे नेचर होते हैं, बाय नेचर अगर देखा जाए तो बाय नेचर दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट लेयर होता है दैट लास्ट लेयर इज टेपेटम। अब इसका क्या काम है, टेपेटम का काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। टेपेटम का क्या काम होता है, टेपेटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इसका काम होता है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया है
फंक्शंस क्लियर है, चारों के चारों लेयर्स का क्या काम है, चारों के चारों लेयर्स भी क्लियर है, ठीक है। अब हम टेपेटम की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो टेपेटम जो होता है ना, नर्स कैसे काम करता है, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखता है, नर्स। सबसे ज़्यादा ख्याल जो रखते हैं या रखती हैं वो होती हैं नर्स, ठीक है। नर्स आपको खाना देंगी, आपके टेम्परेचर चेक करने आएंगी, आपको दवाइयाँ दे के जाती है, सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है नर्स, ठीक है। तो टेपेटम भी एक तरीके का नर्स सेल्स है, यहाँ पे नर्स सेल्स हो गए, वो नर्सिंग लेयर है, ठीक है, जिसका काम होता है खाना प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट, पॉलन ग्रेन्स को खाना, नरिशमेंट, ये सारा कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेपेटम के एक और प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आई होप डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है ये। मैं इतना तो समझ में आ गया। अब टेपेटम की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो टेपेटम देखो जो तीनों लेयर्स है ना, ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और ये जो हो गए मिडिल लेयर्स, ठीक है। ये जो 3 लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट जो 3 लेयर होते हैं, उनका काम क्या था, आउटर मोस्ट तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। और ये जो तीनों के तीनों लेयर्स हैं, इनका सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एक और बार मैं बता देती हूँ। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का क्या काम है, सबसे पहला तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, सबसे पहला ये है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये हेल्प करते हैं इन डेहिसेंस, दे हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो ये फंक्शन होता है इन तीनों लेयर्स का। और लास्ट वाले का तो फंक्शन पता है, लास्ट वाले का फंक्शन क्या है, इनकेस अगर डेहिसेंस का मतलब नहीं पता, डेहिसेंस का मतलब बर्स्ट आउट होना, ठीक है, बर्स्ट आउट होना या ओपन होना या स्प्लिट होना, ठीक है। एंथर कैसे खुलना है, एंथर बर्स्ट आउट होगा, खुलेगा, तो क्या व्हाट विल हैपन, इट विल बर्स्ट ओपन, इट विल बी बर्स्टेड ओपन एंड देन ऑल द पोलन ग्रेन्स विल बी रिलीज्ड आउट, ठीक है। और जो लास्ट लेयर है टेपेटम, उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। ये क्या करता है, तो ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में, ठीक है, ओके। अब अगर हम सेल्स की बात करें, टेपेटल सेल्स की बात करें, या हम टेपेटम के सेल्स की बात करें, तो एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि द सेल्स ऑफ टेपेटम, ठीक है, जो सेल्स होते हैं ना टेपेटम के, वो सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। पहला तो उनमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। और दूसरी कि जो सेल्स होते हैं टेपेटम के, वो या तो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं या वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है अबाउट टेपेटम कि जो सेल्स ऑफ टेपेटम द सेल्स ऑफ टेपेटम कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म and the second is that they are binucleated or multinucleated in nature, ठीक है। now अब क्वेश्चन ये आता है कि why does or you can say why does tapetal cells become binucleated या multinucleated nature का, ये क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्या रीजन है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि we talked about that why does tapetal cells become binucleated, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, या फॉर योर कंसेप्ट इट इज नेसेसरी टू नो दैट व्हाई डज टेपेटल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है।
तो इसके पीछे की जो थ्योरी है वो क्या है, होता क्या है। तो सी, अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। और मैंने बताया था कि जब माइटोसिस कब होता है, जब हमें नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है, जब हमें सेल डिफरेंशिएशन का जब टाइम आता है, या जब हमें सेल नंबर को इंक्रीज करना होता है, ठीक है, तब कौन सी सेल डिवीजन या कौन सी प्रोसेस उधर काम करती है, दैट इज माइटोसिस। जब हमें सेल नंबर को इंक्रीज करना है या सेल डिफरेंशिएशन वाली, तो सेल डिफरेंशिएशन की बात आती है, सेल डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म की बात आती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था गैमेट्स के केस में, गैमेट्स के केस में क्या होता है, जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। वो हैप्लॉइड कैसे होते हैं, तो वहाँ पर मियोसिस वर्क करता है, वहाँ पर मियोसिस वर्क करता है। इसीलिए माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। मियोसिस के केस में व्हाट हैपेंस कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट गेट्स डिवाइडेड, दैट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल या हाफ ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब सेल नंबर जब कभी भी अगर कहीं टर्म दिख जाए जहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, अगर कह दिया जा रहा है कि सेल नंबर वन इंक्रीज हो रही है, तो सिंपली जस्ट मेक श्योर माइंड में माइटोसिस घूमना चाहिए आपके माइंड, गलती से भी मियोसिस शुडंट अकर टू योर माइंड, गलती से भी नहीं, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गया है, अगर भूल गए होगे तो रिकॉल तो भूल गए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स की बात, ठीक है, कौन सी यहाँ पे स्टेप्स काम करती है, एंड वाई डज टेपिटल सेल्स जो होती हैं वो बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहला होता है कि टेपिटल सेल्स जो होंगे, टेपिटल सेल जो होंगे, दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस। ऐसा क्यों होगा, हमें पता है टेपिटल सेल्स जो होते हैं दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस, मतलब क्या है, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो टेपिटल सेल्स जो होते हैं बेसिकली डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब जब सेल डिवीजन हो जाती है तो दो मेन प्रोसेस काम करती है, वो क्या है, वो है कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। 11th क्लास में ये दोनों टर्म्स पढ़े हुए हैं, कैरियोकाइनेसिस देन कम्स दी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन अकर्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, टेपिटल सेल के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस वहाँ पे मतलब स्प्लिटिंग की बात हो रही है, ठीक है, डिवीजन की बात हो रही है। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, वंस टेपिटल सेल्स में डिवीजन हो गया, पहला प्रोसेस हो गया माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस विल बी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस अकर्स, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और एक बार जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाए तो कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर कायदे से होना चाहिए था साइटोकाइनेसिस, लेकिन ये टेपिटल सेल्स साहब क्या करते हैं, ये साइटोकाइनेसिस वाली स्टेप को स्किप कर देते हैं, ठीक है, इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। अब साइटोकाइनेसिस नहीं होने के वजह से इनमें बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, दो न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस के लिए एक टर्म है एंड दैट टर्म इज नोन एज एंडोमाइटोसिस। मीन्स एक ऐसा माइटोसिस, ठीक है, एक ऐसा सेल डिवीजन, बेसिकली सेल डिवीजन हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम सेल डिवीजन हमें पता है दो तरीके का होता है, तो वी विल पिक्यूरली टॉक अबाउट, वी विल स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे इस माइटोसिस की, ठीक है। टर्म ही में बोला जा रहा है एंडोमाइटोसिस, मतलब एक ऐसा माइटोसिस, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस स्किप हो जाए, ठीक है। That kind of mitosis, that kind of process, that kind of mechanism is called as endomitosis.
तो अगर आगे से कोई पूछे कि वाई डज टेपिटल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, so the reason behind it is that tapetal cells first of all will divide by mitosis, then the second step, that is karyokinesis, means division of nucleus will occur, and the third step it should happen that यहाँ पर क्या होना चाहिए था, साइटोकाइनेसिस, कायदे से तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये स्किप कर देंगे, ये स्किप कर देंगे इस स्टेप को, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन कि साइटोकाइनेसिस यहाँ पर अकर नहीं करता है, इस वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन होता है बाई न्यूक्लियस का, यानी दो न्यूक्लियस का या मल्टी न्यूक्लियस का, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमेयोसिस। तो यहाँ तक अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वापस से डायग्राम की, ठीक है। अब हम वापस से डायग्राम पे आते हैं। ज़रा सा एक और पॉइंट आपको बताती हूँ, हमने बात कर ली थी उन 4 लेयर्स की, ठीक है। मैंने बता दिया था अबाउट दोज 4 लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर उन 4 लेयर्स के अलावा एक और चीज़ होती है, एंड दैट इज़ नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पोरोजिनस, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, GELOUS, ओके। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये क्या होते हैं, तो ये बेसिकली दीज आर ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस टिश्यू, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट विल ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने बोला था कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स के हर एक सेंटर पे, चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे यू विल सी अ होमोजीनियस, अ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस टिश्यू, दैट टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि लिख देती हूँ मैं इसको, दैट a group of compactly arranged homogeneous tissue, ठीक है, group of compactly arranged homogeneous tissue that occupies the center of each माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, दीज आर बेसिकली अ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस टिश्यू, जो कहाँ पे होते हैं, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है हमारे पास, तो चारों के सेंटर पे ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अब इनका काम क्या है, अब इनका काम देखते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ना, ये स्पोरोजिनस टिश्यू विल डेवलप फर्दर, ठीक है, ये डेवलप करते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में, दे डेवलप फर्दर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू आर बेसिकली होमोजेनस टिश्यू, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस टिश्यू इन ईच सेंटर्स ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और उनका काम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू विल डेवलप फर्दर टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, कहीं पे भी किसी भी वर्ड में अगर जेनेसिस टर्म लग जाए, तो जेनेसिस का मतलब हम बात कर रहे हैं अबाउट फॉर्मेशन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अबाउट फॉर्मेशन। तो किसी भी टर्मिनोलॉजी में इफ़ यू सी वर्ड्स लाइक जेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं।
डेफिनेशन क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इट इज पॉलन ग्रेन्स, कहाँ से बनेगा ये? फ्रॉम pollen mother cell, from pollen mother cell, that is PMC, pollen mother cell. So the process of formation of microspores from pollen mother cell, that is PMC, through meiosis, okay, through meiosis is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर का। कहाँ से, किससे? फ्रॉम पॉलन मदर सेल, दैट इज PMC, पॉलन मदर सेल से। कौन से साइड डिविजन से? बाय मियोसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पोर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे गैमेट्स की बात हो रही है, ठीक है, स्पोर्स की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जब भी ये बनेंगे कौन से सब, यहाँ पे डिवीजन होगा, और कौन सा डिवीजन विल वर्क? मियोसिस, ठीक है। गैमेट्स के केस में, स्पोर्स के केस में मियोसिस वर्क्स, ओके। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ते हैं आगे होता क्या है, ठीक है। याद रखना है, दिमाग में टर्म याद रखना चाहिए कि मियोसिस और मियोसिस। तो अगर मियोसिस हो रहा है यानी 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब ये जो सेल्स थे ना, जो स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो जो सेल्स होते हैं, किसके सेल्स? स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स क्या करेंगे? तो द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू विल अंडरगो मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, क्या बनाने के लिए? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है, बनाने के लिए। अब ये जो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं, जब ये बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे से दे विल डिसोसिएट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पॉलन मदर सेल और PMC, ठीक है, through meiosis is called microsporogenesis. Now the cells of the sporogenous tissue will undergo meiosis to form microspore tetrads. अब जब माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं तो द माइक्रोस्पोर टेट्राड्स विल डिसोसिएट, दे विल डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, they will dissociate from each other and they will develop into pollen grains. कब? अब ये pollen grains कब, when they will develop into pollen grains, ये pollen grains कब बनेंगे? जब anther reaches its maturity, जब anther mature हो जाए, जब anther mature हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे they will develop into the pollen grains, ठीक है। तो प्रोसेस इज क्लियर टू यू। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब ये आपको याद रखना, हमने कितना पढ़ा था, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और ये ईच की बात हो रही है, हर एक, ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है। तो एक बात याद रखना कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ओके। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है पता है? ये माइक्रो का इशारा, जब भी माइक्रो का बात हो रहा है यानी छोटे गैमेट्स की बात हो रही है, छोटे स्पोर्स की बात हो रही है। तो हमें वैसे भी पता है, ठीक है, कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स के केस में मेगा वर्ड यूज़ किया जाएगा, मेगा, ठीक है।
और इनके केस में यूज़ करा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। फीमेल के केस में बोला जाएगा मेगास्पोरेंजियम, इनके केस में बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम can produce or consist of several thousands of microspore or pollen grains, ठीक है, जो कब रिलीज होते हैं, which are released, ये pollen grains कब रिलीज होते हैं, जब एंथर की, ठीक है, जब by dehiscence of anther, जब dehiscence of anther होता है, dehiscence of anther means बर्स्ट ओपन, व्हेन एंथर बर्स्ट ओपन्स, ठीक है, जब एंथर ओपन हो जाता है, बर्स्ट आउट होता है, तो सारे पॉलन ग्रेन्स एकदम से थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में, वो सोचो मिला के 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो चारों के चारों कितने सारे होंगे, सब कुछ रिलीज होते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर जब होता है, तो मीन्स व्हेन एंथर ओपन्स अप और व्हेन एंथर बर्स्ट आउट, ठीक है, तो सारे के सारे ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पीछे का, ये पूरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पॉलन ग्रेन्स, ओके। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे बेसिकली रिप्रेजेंट्स दी मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनकी साइज क्या होती है? सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी साइज के बारे में। तो साइज ऑफ pollen grains is around 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब डायमीटर बोला तो ये ध्यान रखना, ये इट इज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब ये जो pollen grains हैं, इनमें pollen grains हैज 2 layers। अब वो 2 layers क्या होते हैं? वो 2 layers होते हैं, एक है एक्साइन और दूसरा है इंटाइन, ठीक है। इसको याद करने का तरीका, एक्साइन में EX लिखा हुआ है, यानी एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ हो, आउटर या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर, यानी जो बाहर की तरफ हो। तो जो बाहर की तरफ वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। और इंटाइन में क्या प्रेजेंट है? IN प्रेजेंट है, यानी जो इनर साइड हो या जो इंटीरियर साइड जो लेयर है दैट इज इंटाइन। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द लेयर्स, ठीक है। एक्साइन मीन्स सिंपली यू आर टॉकिंग अबाउट आउटर लेयर, इंटाइन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इनर लेयर, ओके। अब हम पढ़ेंगे इनके एक्साइन के बारे में, ठीक है, दोनों के दोनों लेयर्स के बारे में। तो ये हो गया, मान लेते लेट्स से पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के बाहर वाले लेयर को हम बोलेंगे एक्साइन और अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे इंटाइन, ठीक है। सर्कल थोड़ा खराब बन गया तो बुरा नहीं लगा, ओके। अब एक्साइन की बात करें तो एक्साइन किस नेचर का होता है? तो एक्साइन इज, सबसे पहले तो ये आउटर लेयर है, इट इज द आउटर हार्ड लेयर, ठीक है, ये आउटर एंड हार्ड लेयर है। अब ये बना किसका होता है? इसका कंपोजिशन क्या है? अगर कोई पूछे कंपोजिशन क्या है एक्साइन का, तो व्हाट इज द कंपोजिशन? कंपोजिशन इज कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। अब ये स्पोरोपोलिनिन की क्या खासियत है? Sporopollenin is the most resistant organic material अभी तक की सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कोई है तो दैट इज स्पोरोपोलिनिन। द अवार्ड गोज टू स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो अब ये मोस्ट रेसिस्टेंट कैसे है, किस बेसिस पे है? तो ये जो स्पोरोपोलिनिन होने की वजह से ये जो लेयर है ना, पोलन ग्रेन कवर्ड विद पोलन ग्रेन बीइंग मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, इट हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू विथस्टैंड मीन्स झेल लेना, हाई टेम्परेचर हो या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो एंड बेसिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हो या स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस, किसी में भी डीप कर दो पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन।
और ये इसी वजह से यू मस्ट हैव नोटिस कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना, दे हैव बिन लाइक, वो बहुत टाइम से दे हैव बिन फॉसिलाइज्ड, ठीक है, फॉसिल्स के फॉर्म में उनको प्रिजर्व करके भी रखा जाता है, ठीक है। फॉसिल्स के फॉर्म में भी पॉलन ग्रेन्स को आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो ड्यू टू दिस लेयर। तो जो भगवान ने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है, ठीक है, ड्यू टू दिस लेयर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स होंगे तभी तो पॉलिनेशन प्रोसेस अकर होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस अकर होगा तभी जाके फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तभी लाइफ चलेगी। इट्स ऑल इज प्रोसेस, इट्स ऑल अ लाइक नेचर बैलेंस, ठीक है, नेचर पूरा बैलेंस करके चलता है। नाउ दिस पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अब यहाँ पे आउटर लेयर जो है, इस आउटर लेयर में एक कैच है। अब वो कैच क्या है, वो कैच ये है कि आउटर लेयर में एक ओपनिंग होती है, एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज जर्म पोर। दैट ओपनिंग इज नोन एज जर्म पोर। अब जर्म पोर, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो सी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी, 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, एक क्या होती है ऑटोजोम्स, ठीक है, और दूसरी मैंने बात करी थी जर्म सेल्स की, सेक्स सेल्स की बात करी थी, फीमेल गैमेट्स की, मेल गैमेट्स की। तो ये चीज़ याद रखना, जर्म सेल्स मीन्स, जर्म पोर मीन्स, समझ गए, जर्म पोर होता है यहाँ पे, ठीक है, रिलेट कर पाओगे। तो इस यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन में, सॉरी एग्जाइम में एक छोटी सी स्मॉल सी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज जर्म पोर। और इस जर्म पोर का क्या फंक्शन है, इस जर्म पोर का फंक्शन ये होता है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब्स अराइज करते हैं। जर्मिनेशन के टाइम पे पॉलन ट्यूब्स यहाँ पर क्या करते हैं, अराइजेस फ्रॉम दीज जर्म पोर्स। ओके, नॉट इज क्लियर, एक्साइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्साइन जो होता है दैट इज द आउटर एंड द हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पॉलन ग्रेन्स इतने टाइम तक फॉसिलाइज कैसे कर जाते हैं, इतने टाइम से वो एग्जिस्ट कैसे कर जाते हैं, क्यों इनकी वेबिलिटी को हम मेंटेन करके रखते हैं, मैं आगे बताऊंगी वेबिलिटी क्या होती है, वेबिलिटी कैसे मेंटेन करी जाती है, सब कुछ, ठीक है, कैसे कर लेते हैं, ऐसे पॉसिबल कैसे है, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन के होते हैं। स्पोरोपोलिनिन के जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके जैसे अगर हाई टेम्परेचर्स भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस से भी इनकी ट्रीटमेंट करा दी जाए तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेयर। अब तो स्पोरोपोलिनिन क्या होती है समझ में आ गया, एक्साइन भी समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंटाइन। जो इनर लेयर की बात हो रही थी उसकी बात करते हैं। तो इंटाइन के बारे में क्या, इंटाइन इतना तो पता है कि इंटाइन जो है वो क्या है, इनर लेयर है, और ये जो लेयर होता है ना ये थिन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये थिन लेयर, इट इज अ, ये इनर और एक थिन लेयर है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें कंटिन्यूअस लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेयर्स 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 लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और इसका कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ का बना होता है इंटाइन, तो इंटाइन जो है वो बना होता है सेल्यूलोज एंड पेक्टीन का, ठीक है, सेल्यूलोज एंड पेक्टीन का। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी पॉलन ग्रेन। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्स की हमने बात कर ली, और हमने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करता है, इट सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन के बारे में। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो इन मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में हमें 2 लेयर्स देखने को मिलते हैं। अब वो 2 लेयर्स क्या है, जो पहला लेयर है, पहला जो लेयर है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरी लेयर है दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल, ठीक है। जो पहला लेयर है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा लेयर है दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल।
ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो पॉलन नेचुरल पॉलन ग्रेन्स हैज टू सेल्स, ठीक है, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल। ओके, दिस इज पहला वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे वाले को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म कर दो। अब वेजिटेटिव सेल की क्या प्रॉपर्टी है और जनरेटिव सेल की क्या प्रॉपर्टी? जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज, आप देख लो बड़ा है साइज में एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल इज, सबसे पहली बात कि बिगर है, बड़ा है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। दूसरी बात, इट हैज़ एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें बहुत सारा खाना होता है इनके पास, बहुत सारा खाने का स्टॉक है, ठीक है। abundant food reserve material is present in vegetative cell. दूसरा, it has a large, ठीक है, large irregular shaped nucleus, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल की तीन प्रॉपर्टीज होती है कि एक, सबसे पहला तो ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। दूसरा, इट हैज़ एन एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में। और तीसरी चीज़ ये कि इट हैज़ अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज, इसको मैं मिटा देती हूँ, छोटा बना दिया था मैंने क्योंकि क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। तो इसके पास क्या होता है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। अब जनरेटिव सेल की बात करते हैं। तो जनरेटिव सेल का क्या है, जनरेटिव सेल is small in size, ठीक है, generative cell is small in size and it floats in the cytoplasm of the vegetative cell, ठीक है, and it floats in the cytoplasm of vegetative cell, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कि इट हैज़ अ स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ठीक है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है इसका, कुछ ऐसा सा बना हुआ। ओके, ऑल्सो एक और पॉइंट लिख लो कि इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो अ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स हैज़ टू सेल्स, first one is vegetative cell and second one is generative cell. Vegetative cell is bigger in size, generative cell is small in size. Vegetative cell has abundant food reserve material, generative cell has dense cytoplasm and it floats in the cytoplasm of the vegetative cell, ठीक है। Vegetative cell has a large irregular shaped nucleus while generative cell has a spindle shaped nucleus. तो अब ये बात हो गई about both the cells of the mature pollen grains. Now next is कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दे रिलीज और दे शेड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एक फिगर है जो याद रखना है, दैट इज कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अगर मैं बात करूँ तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं अप टू सेल्ड स्टेज पे, ठीक है, टू सेल्ड स्टेज पे। और बाकी के जो बच गए यानी 40% जो बच गए वो 40% क्या करते हैं, वो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स विल रिलीज द पॉलन ग्रेन्स एट 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो अब ये 2 सेल स्टेज टर्म या 3 सेल स्टेज टर्म की जो बात करी जा रही है, इसका मतलब क्या है? 2 सेल स्टेज का मतलब मैं बता देती हूँ। 2 सेल स्टेज का मतलब बात है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स इसी स्टेज पे, पॉलन ग्रेन जब ये 2 सेल स्टेज पे होता है तभी
वो रिलीज कर देगा, शेड देयर पॉलन ग्रेन्स एट 2 सेल स्टेज, ठीक है। और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जो बाकी के बचे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दे रिलीज और दे शेड देयर पॉलन ग्रेन्स एट 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स इन्वॉल्व, ठीक है। 2 मेल गैमेट्स 2 प्लस 1 वेजिटेटिव सेल इज इक्वल टू 3, तो 3 सेल स्टेज, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 + 1 यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, तो ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या पूछा जा सकता है कि एट विच सेल स्टेज, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स रिलीज देयर पॉलन ग्रेन्स, या 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन्स कब रिलीज करते हैं, 2 सेल स्टेज पे या 3 सेल स्टेज पे, तो आंसर विल बी 2 सेल स्टेज। अब पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे लोग नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो बात करते हैं कि गुड न्यूज़ दें और एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले आई एम ब्रेकिंग आउट दी बैड न्यूज़, ठीक है। सबसे पहले मैं बुराइयाँ कर रही हूँ पॉलन ग्रेन्स के बारे में, फिर मैं इसकी तारीफ़ें करके इसको बैलेंस कर रही हूँ, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स की प्रॉब्लम क्या है, पॉलन ग्रेन्स में बस एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत सारे स्पीसीज के, जैसे अगर मैं बात करूँ पार्थीनियम की, ठीक है, पार्थीनियम, या अगर मैं कैरेट ग्रास की बात करूँ, क्या आपने देखा होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है और वाइट कलर के, मतलब ग्रीन कलर का ऑब्वियसली बात है, ग्रीन है, ठीक है भाई, घास है, हम बोल रहे हैं। कैरेट ग्रास क्यों बोलते हैं, बिल्कुल देखने, ये जो घास है ना, बिल्कुल कैरेट के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, गाजर को अगर आपने रोपा होगा कभी, या फिर गाजर की प्लांट देखी तो उसको ऐसे पत्ते होते हैं, वो बिल्कुल उसी के जैसा होता है देखने में, ठीक है, इसलिए उसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है। पार्थीनियम इज इट्स साइंटिफिक नेम। तो पार्थीनियम में कैरेट ग्रास ना, दिस वाज अ कंटामिनेंट, ये क्या होना है, कंटामिनेंट के फॉर्म में आ गया ये इम्पोर्टेड वीट के साथ, ठीक है। जब वीट इम्पोर्ट करी जा रही थी तो इंडिया, ये हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है, ठीक है। तो जब ये जो पार्थीनियम है, कैरेट ग्रास है, इसको हम वीड भी बोलते हैं, ठीक है, दीज आर वीड्स ऑल्सो। ये क्या करते हैं, वीड्स आपको पता है अनवांटेड प्लांट्स अगर फालतू में ग्रो कर जाते हैं और सोख लेते हैं सारा न्यूट्रिएंट सामने वाले प्लांट्स का, ठीक है। तो ये जो पार्थीनियम है, कैरेट ग्रास है ना, ये क्या करता है, ये एलर्जी कॉज करता है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स है इसकी वजह से एलर्जीज होती हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं आया तो मैं काम करती हूँ, पार्थीनियम का आपको डायग्राम बता देती हूँ, पार्थीनियम देखने में कैसे होता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ोगे ना तो और चीज़ें ध्यान में रहेंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ये कुछ ऐसा सा होता है, ये देखा होगा आप लोगों ने जरूर, ठीक है। ये ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं इसमें और ये वाइट कलर की फूल होती है। यहाँ से अगर पार भी हो रहे तो बहुत लोगों को छींक आ जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, ठीक है। ये जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इस पार्थीनियम के या इस कैरेट ग्रास के, इसके पत्ते देखना कभी नोटिस करना, गाजर के जैसे थोड़े पत्ते होते हैं, इसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कैरेट ग्रास या पार्थीनियम है, इनके जो फ्लावर्स हैं ना, ये वाइट फ्लावर्स हैं, इन वाइट फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उस एलर्जी के वजह से बहुत से क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो pollen grains can cause allergy which can sometimes lead to chronic respiratory disorders. And what are those disorders? Asthma या bronchitis, ठीक है। तो these can happen,
तो ये चीज़ याद रखना, pollen grains of many species, इसका एग्जाम्पल है that is Parthenium and carrot grass, can cause allergy which can lead to chronic respiratory diseases, ठीक है, respiratory diseases known as asthma और bronchitis. ओके, अब क्या है, नेक्स्ट चीज़ है, अब बुराई तो कर ली, अब कर ले थोड़ी तारीफें. तारीफें ये हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं उनको फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है. पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है. किस फॉर्म में, तो पॉलन ग्रेन्स के बनते हैं टैबलेट्स एंड सिरप्स, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में. वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या किया जाता, तो पॉलन ग्रेन्स को pollen grains are like eaten in taken, ठीक है, in the form of tablets and syrups, ठीक है. तो वहाँ के जो बेसिकली जो मतलब वो बोला जाए एथलीट्स भी जो होते हैं, या फिर अगर मैं रेस हॉर्सेस की बात करूँ, तो ये सब क्या करते हैं, दे फीड ऑन, दे कंज्यूम pollen tablets and pollen syrups. क्यों, टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, अपने रेट ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ये पॉलन टैबलेट्स या पॉलन सिरप्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है. ये तो क्लियर हो गया. तो दीज आर द टू फंक्शंस, मतलब एक तो बुराई और एक होगी इसकी अच्छाई, ठीक है. बुराई क्या होगी कि पॉलन ग्रेन्स की वजह से होती है एलर्जी, और वो एग्जाम्पल है जैसे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, they can lead to chronic respiratory disorders that is asthma या bronchitis. और दूसरी चीज़ हो गई कि pollen grains जो होते हैं, pollen grains की अच्छाई क्या, अच्छाई ये है कि pollen grains को फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी लिया जाता है, ठीक है. एंड दैट इज फूड सप्लीमेंट्स कैसे फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में या सिरप्स के फॉर्म में. और खास करके जो एथलीट्स हैं या रेस हॉर्सेस जो होते हैं, pollen टैबलेट्स या सिरप्स कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस रेट, ठीक है. अब हम बात करेंगे एक टर्म की, दैट इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है. वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, पॉलन ग्रेन्स का वो एबिलिटी जिससे वो जर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर सके, जिससे वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है. एबिलिटी टू मेंटेन लाइफ, टू प्रोसेस अ लाइफ, लाइफ बनाने की एबिलिटी जो होती है, दैट इज वाइबल, जिंदा, बेसिकली जिंदा, ठीक है. तो जो वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स होती है ना, एक चीज़ आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन्स जैसे रिलीज हो जाती हैं तो दे हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर लूजिंग देयर वेबिलिटी. इससे के पहले कि उनकी वेबिलिटी लूज हो, इसके पहले उनकी वेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो, उसके पहले ज़रूरी कि पॉलन ग्रेन्स क्या हो, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंच जाए. नेक्स्ट स्टेप तो यही है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करना है, स्टिग्मा पे पहुंचना है, तभी तो पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. दैट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, ठीक है, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. तो अब जो ये वेबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की, ये डिफर करती है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. जैसे अगर मैं बात करूँ राइस की और वीट की, तो राइस और वीट के केस में जो पॉलन ग्रेन्स की वेबिलिटी होती है दैट इज जस्ट अप टू 30 मिनट्स, बस 30 मिनट की वेबिलिटी होती है. अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ रोजिएसी फैमिली की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रोजिएसी फैमिली की, या अगर मैं बात करूँ लेग्यूमिनेसी फैमिली की, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात करूँ, या अगर मैं बात करूँ सोलेनेसी फैमिली की, तो इन सारे केसेस में सोलेनेसी फैमिली, रोजिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, इन सारे केसेस में जो वेबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की दैट कैन एग्जिस्ट अप टू सेवरल मंथ्स, ठीक है. तो दिस इज हाउ द वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है. एंड वेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. वेबिलिटी का मतलब अगर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जोन तक पॉलन ग्रेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इट शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर लूजिंग देयर वेबिलिटी, ठीक है. फिर कोई काम नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो अकर ही नहीं करेगी इफ दे लूज आउट देयर वेबिलिटी. सो दिस वेबिलिटी विल डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट्स टू प्लांट. एज इन केस ऑफ राइस और वीट इट्स जस्ट अराउंड 30 मिनट्स की वेबिलिटी होती है. रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के केस में इट इज लाइक टू सेवरल मंथ्स तक में the availability of pollen grains is they can differ from minutes to months, ठीक है. ये चीज़ याद रखना है.
अब हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कैसे कर सकते हैं? तो पॉलन ग्रेन्स को हम सालों साल स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पे। लिक्विड नाइट्रोजन इन पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196। मैं एक काम करती हूँ, इसको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। हाउ कैन यू स्टोर स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स? तो स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन बी डन इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर कोई पूछे कि क्या हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, क्या उसकी वेबिलिटी को हम लॉक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से। उसको लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टेम्परेचर पे रख देना है, ठीक है। कहाँ पर? जिसको बेसिकली जैसे सीड बैंक्स वगैरह जो होते हैं या पॉलन बैंक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे स्टोर करे जाते हैं, ठीक है। सीड बैंक्स या पॉलन बैंक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या करे जाते हैं? स्टोर करे जाते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप कि अब ये जो पूरी कहानी है स्टेमन की, माइक्रोस्पोरेंजियम की और पॉलन ग्रेन्स की वो क्लियर हो गई है, राइट। हमने मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हमने बात की किसकी? स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। तो वहाँ पे आप स्टेमन के लिए पढ़ोगे अबाउट कार्पेल या पिस्टल, सेम चीज़। माइक्रोस्पोरेंजियम के बदले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और वहाँ पे आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स के बारे में, यहाँ पढ़ोगे एम्ब्रायोसाइट के बारे में, ठीक है। सो द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।